और वही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करके आबकारी नीति को चेंज करके सभी ठेकों को ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। तो ये निजीकरण की व्यवस्था इन्होंने शुरू की है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी ठेकेदारी प्रथा तो इनका पुराना काम है। उत्तराखंड और हरियाणा, वहां पर विशेष सत्र बुला करके ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया गया है। गरीब लोगों को, विशेषकर दलितों को गुलाम बनाने की साजिशें चल रही है, फिर से गुलाम बनाने की साजिश। इस देश में निजीकरण जो है वो आपको लाचार, बेबस और गरीबी की गर्त में धकेल देगा। आज मैं प्रेस क्लब पर था, यकीन मानिए IIT, NIT से MA PhD किए हुए जो सवर्ण बच्चे थे, जिनको 70,000 की तनख्वाह मिलती थी, उनकी नौकरी चली गई। 1500 बच्चों की। वो पिछले 1.5 महीने से मंडी हाउस से लेकर कृषि भवन, उद्योग भवन और आज उन्होंने प्रेस क्लब का घेराव कर दिया। लेकिन इस देश में लाखों नहीं करोड़ों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की नौकरियां जा रही है। निजीकरण जैसे होगा, सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी की नौकरियां जाती है। इस देश में सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज की नौकरियों को प्राइवेटाइज किया गया, जो कि सफाई कर्मचारी थे। उसके बाद अब तो एयर इंडिया, कलेक्टर, DM भी अब लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, बोलता है तो टुकड़ों में बोलता है, और टुकड़ों में भी जो लोग बोलते हैं उनको कोई दिखाने वाला नहीं है, और जो दिखाता है उसको परेशान किया जाता है। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि ऐसी तमाम आवाज़ें जो इस देश के मजबूत बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं को, सरकारी कंपनियों को और सरकारी संपत्तियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। और ऐसे ही एक बड़े चेहरा है DC कपिल साहब, जो लगातार निजीकरण के खिलाफ, ठेकेदारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब ताज़ा मामला क्या आ गया सर? ताज़ा मामला नहीं, मामले सारे पुराने हैं। ताज़ा मामला एक तो आया है आबकारी नीति का। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा के अंदर मोदी जी को चुनौती देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं निजीकरण की, और वही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करके आबकारी नीति को चेंज करके सभी ठेकों को ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। वहां पर उन दुकानों पर जो हमारा SC ST OBC का कर्मचारी काम करता था, वो सब सड़क पर आ चुका है। 859 दुकानें हैं। और साथ में हमने ये कहा कि जब राशन की दुकान के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब DDA की स्कीम के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में पेट्रोल पंपों के आवंटन में रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में गैस एजेंसियों के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, तो SC ST और OBC का रिजर्वेशन इस आवंटन में क्यों नहीं किया गया? तो ये निजीकरण की व्यवस्था इन्होंने शुरू की है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी ठेकेदारी प्रथा तो इनका पुराना काम है। 8 लाख कर्मचारियों को पक्का करने की नौकरी का वादा इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर किया हुआ है, और हालात ये हैं कि 8 लाख वैकेंसी इन्होंने सारी की सारी आउटसोर्स पर भरी है। 7 साल के शासनकाल के अंदर जो RTI रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मात्र 420 वैकेंसी केजरीवाल सरकार ने 7 साल के अंदर नियुक्ति की है। आप देखिए कि जहां 8 लाख बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, और जहां SC ST और OBC के 4 लाख, लगभग 4 लाख बच्चों को रोजगार अस्थायी मिलना चाहिए था, इसने सबकी गर्दन काट दी है और सारी चीज़ों को आउटसोर्स पे कर दिया है। तो आपके नेता सब तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब पार्टी में, OBC के 150 लोग हैं, माइनॉरिटी के भी हैं। इस देश में सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो भी SC और ST OBC कैटेगरी में आते हैं। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, तो कैसे लड़ेंगे इस संघर्ष? नहीं, आवाज़ उनकी भी उठनी चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन हमने ये आवाज़ इसलिए उठाई है, आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक ये आवाज़ जाएगी। देखिए, दिल्ली का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, एक दूसरा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। वहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने एक ठेकेदारी प्रथा को बैन करने की ऑफिशियल घोषणा की है। कहाँ के? उत्तराखंड और हरियाणा। वहाँ पर विशेष सत्र बुला करके ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया गया है। वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बैन करने का अर्थ भी समझ लीजिएगा। वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा में ऐसा नहीं ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, लेकिन जो भी
ठेकेदारी प्रथा के ऊपर काम करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से एक पर्टिकुलर कंपनी करेगी, रिजर्वेशन नहीं होगा, ताकि उसके अपॉइंट होने वाले व्यक्ति को ये पता हो कि मेरी अपॉइंटमेंट की डेट क्या है। क्योंकि देश में ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 240 दिन की अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद उसको पक्का होने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को डिस्टर्ब करने के लिए सरकारें 8 महीने की नौकरी, 240 दिन की नौकरी पूरी नहीं होने देती, उनकी सर्विस ब्रेक 2 दिन 4 दिन के लिए ब्रेक कर देती हैं ताकि वो कोर्ट में ना जा सके। हम भी केजरीवाल जी से यही कह रहे हैं कि आप भी एक विशेष सत्र बुला करके दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बैन करें, ताकि हम उसके बाद में केंद्र की सरकार के उन एमपीज़ को, बाकी दूसरे लोगों को पकड़ सकें कि देश के अंदर राजनीति के दायरे में जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, फिर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकें। एक बात बताइए सर, 49.5% SC ST OBC को आरक्षण है, 10% अब गरीब सुदामा कोटा भी सवर्णों को भी मिल गया, टोटल हो गया सर 59.5%। तो 59% आबादी जो है वो तो सड़क पर निकल नहीं रही है आरक्षण के पक्ष में। क्या रास्ता है, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग आरक्षण की, देखिए आरक्षण के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा तो हर किसी के लिए अभिशाप है भाई। जर्नल के लिए भी तो इतनी अभिशाप है। जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं वो भी तो, अगर वैकेंसी निकलेगी ही नहीं तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा न सिर्फ SC ST OBC और सुदामा आरक्षण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि ये देश के A से लेकर के Z तक जितने भी युवा हैं, जितने भी लाखों युवा BSc MSc MBA करके निकल रहे हैं, BTech MTech करके निकल रहे हैं, ये सब के लिए अभिशाप है। हम उनको तो लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी नहीं मिलेगी, हमको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो तो खुश है, वो तो आपके साथ नहीं आने वाला है। आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, निकल रहे हैं, वो भी निकलेंगे, वो भी निकल रहे हैं। इस आंदोलन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि वो भी आ रहे हैं बाहर निकल करके, और धीरे धीरे जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा बाहर तक आने में, और समय लगेगा तो एक चिंगारी है, ये चिंगारी रुकेगी नहीं, आगे तक बढ़ेगी। और आपको भी कुछ कहना है सर? नहीं, मुझे यही कहना है कि इस देश में जो ठेकेदारी प्रथा के तहत, एक साजिश के तहत गरीब लोगों को, विशेषकर दलितों को गुलाम बनाने की साजिश एक चल रही है, फिर से गुलाम बनाने की साजिश। जैसे पहले कभी आदि से पहले गुलाम थे, जिसको गुलाम बनाना हो उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए उसकी। तो बुनियादी तौर पे उनको आर्थिक कमजोर किया जा रहा है ताकि वो गुलामी में काम करें, आगे इनके गुलाम रहकर काम करें, ये साजिश है। इस देश के तमाम पढ़े लिखों से कह रहा हूँ, एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें पढ़ लीजिए कि कैसे इस देश को गुलाम बनाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि 4 लोग के पास संपत्ति हो, बाकी सब लाचार, गरीब और मजदूर हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में टुकड़ों में आंदोलन हो रहा है, कहीं किसान आंदोलन, कहीं आरक्षण के पक्ष में आंदोलन। सरकारें जो भी आती है उसी तरह की नीतियाँ बनाती है। कितना बड़ा ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है कि इस देश में सबसे जो निचले पायदान पर जिनको धकेल दिया गया था, जिनको सफाई कर्मचारी बना दिया गया, उनकी सरकारी नौकरियां लगी, उनके बच्चे कलेक्टर SP DM बनने लगे, और फिर इस देश में सफाई कर्मचारी का नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया गया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा झाड़ू उठाए? पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पिताजी झाड़ू उठाते थे, आपका बच्चा झाड़ू उठाए, उसका बच्चा भी झाड़ू उठाए। क्या आप चाहेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लाचार, बेबस, कमज़ोर रहें? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो TV अखबार आपको नहीं दिखाएगा। कोई नेता भी हो सकता है नहीं बोले, DC कपिल जैसे जो भी लोग हैं जो लगातार निजीकरण के खिलाफ, देश की संपत्ति बेचने के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका साथ दीजिए, नहीं तो एक दिन बारी सबकी आएगी। ये मेरी पर्सनल राय है। आज सवर्ण समाज के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो निजीकरण के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की दोहरी जिम्मेदारी है कि वो निजीकरण के खिलाफ और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ बात करें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।